हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद हम आ गए हैं आज की क्लास में। एक बार जुड़ जान दो बेटा। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको? तो उसके आगे की बात हम करेंगे साहब। कि आगे की बात क्या होगी? टेस्ट का डिस्कशन हम करने वाले होंगे। किसका? टेस्ट का डिस्कशन। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? टेस्ट कितने जनों ने दिया था? और वो तो अलग बात है कि साहब हमने टेस्ट दिया है। क्या आपने घर जाकर टेस्ट का एनालिसिस किया कि साहब एनालिसिस कैसे करते हैं? क्या आपने देखा कि कितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं? गलत हुए हैं तो वो कौन से टॉपिक से हुए हैं? और वो टॉपिक आपने वापस से रिवाइज किया है या नहीं किया है? इसे ही टेस्ट का एनालिसिस कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम टेस्ट का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इस भरोसे टेस्ट देते हो कि साहब इस टेस्ट में हमने दे लिया और मार्क्स कम आए हैं और दुखी होकर बैठे हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब समय पानी की रफ्तार से दौड़ रहा है। तेज गति से समय अपने आप को चला रहा है। और अगर आप समय के साथ नहीं दौड़ोगे बेटा, पीछे रह जाओगे। आप टेस्ट सिर्फ इसलिए देते हो कि आपके मार्क्स कम आते हैं, ज्यादा आते हैं। टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। जो बालक इस बात से दुखी हैं कि साहब मार्क्स कम आ रहे हैं और वह कुछ नहीं कर रहे हैं, या जो बालक इस बात से खुश है कि साहब मेरे तो पिछले टेस्ट में 200 नंबर आए थे, इस टेस्ट में 300 आ गए, मजा आ गया, 100 मार्क्स। अगर तूने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया है तो मैं फिर कह रहा हूं, टेस्ट देने का मतलब नहीं है। टेस्ट इसलिए मत दीजिए कि साहब टेस्ट में हमें मार्क्स लाने हैं। टेस्ट आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। टेस्ट हमें हमारी औकात का पता चलता है। जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें हमारी औकात का पता चलता है, पहली बात। फिर दूसरी बात, हमें हमारी गलतियों का पता चलता है कि साहब गलतियां कहां करी, नेगेटिव मार्किंग में कितना कंट्रोल किया। तीसरी बात कि उसको सबको देखते हुए हमने हमारा टाइम कैसे यूटिलाइज किया। 3 घंटे का जो पेपर था, 3 घंटे का जो पेपर था, उस 3 घंटे के पेपर को हमने कितने घंटे में किया? तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट का एनालिसिस करना। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि साहब ये जो पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत थी? इसमें कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। मतलब कि बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए इजी क्वेश्चन था ये। 10 केजी और 20 केजी के दो द्रव्यमान थे साहब। 10 के और कितनी दूरी पर? 10 मीटर पर। आर बराबर कितना? 10 मीटर। चलते चले बेटा, चलते चले। यहां से पूछा है तो R1 कितना? 20 इंटू 10/30। खेल खत्म। 20/3। आई थिंक ये सबका सही हुआ होगा बेटा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था पहला। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन तो एकदम सही होने चाहिए थे और कितने क्वेश्चन आपको 50 में से 5 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो आपको छोड़ने हैं। यह भी आपको टेस्ट से सिखाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए टेस्ट नहीं दिया जा रहा है कि साहब 45 में से 45 क्वेश्चन कर लेंगे। उपेक्षणीय द्रव्यमान 1 मीटर लंबाई की छड़ है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। 5 केजी से पूछा है तो सामने वाले का द्रव्यमान अपॉन टोटल द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी। 10/15 कितना? 10/15 है कि हाँ सर? 5 से कितनी बार? 2 बार। 5 से 3 बार। यह आ गया बेटा हमारे पास कितना?
0.66 मीटर या 67 सेंटीमीटर, 66-67 के आसपास है सेंटीमीटर में। यह भी सबका हुआ है। सेम वेराइटी का क्वेश्चन है, 5 केजी 10 केजी। किसी का गलत तो नहीं हुआ भाई, ये डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। और आर का वैल्यू 1 मीटर। मुझे नहीं लगता कि साहब ये भी किसी का गलत हुआ होगा। विभिन्न द्रव्यमानों के 3 पिंड है बेटा। ये भी आसान, एकदम इजी क्वेश्चन, आसान आसान, तीनों क्वेश्चन आसान थे। और अभी तक अगर मैं बात करूं तो ये 12 मार्क्स आपके फोकट के 12 मार्क्स हो चुके हैं कि साहब ये 300 ग्राम है 0,0 पर। फिर उसके बाद सर 500 ग्राम है 40 मीटर पर। फिर मैंने कहा 400 ग्राम है 70 मीटर पर। अरे इसमें क्या था सर? सर M1 X1 प्लस M2 X2, अरे सर प्लस M3 X3, ओहो, अपॉन टोटल मास 5 और 3 8 और ये 1200। सोल्व करने पे कितना आ रहा है भाई इसका? ये भी आसान था, एकदम इजी 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 कर लिया होगा। M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 आपका जो भी आ रहा होगा। स्पीड से करते थोड़ा सा काम हम। 2 पिंड जिनके द्रव्यमान है 1 kg 3 kg और ये दे रखा है बेटा। सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आर से हम क्या, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। क्या ये भी कर लिया था? बोलता जा फटाफट फटाफट। जो जो आसान है उनकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो डिफिकल्ट वेराइटी वो पूरा सॉल्व करके दूंगा। हाँ, ये भी आसान आसान आसान, ताकि आपको इस बात का भी एहसास हो, जिस बात का रोना रोते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं तेरे से क्वेश्चन? मुझे अभी तक समझ नहीं आता है कि तेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं होते हैं। ये 4 क्वेश्चन तो आसान आसान थे एकदम। अगला ये वाला क्वेश्चन दिमाग का खेल था। ये आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन था, जो 5 क्वेश्चन में मैं करा सकता हूं। इसको आपको बता सकता हूं कि क्या सर, आप देखिए कि ए का त्वरण नीचे की तरफ है। ए का त्वरण कितना है? ए बराबर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये ऐसे घूम रहा होगा अल्फा से। क्या तो ये जानता है ए बराबर अल्फा आर? हाँ सर, अल्फा बराबर ए बाई आर जानता है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, ये जानता है। तो ये देखिए 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर की त्रिज्या है इसके लिए। हाँ, और इस वाले के लिए 1 मीटर की त्रिज्या है। तो अल्फा निकाल ले। अल्फा का मान 5/2 कितना? 2.5 आ गया। अब अल्फा इस वाले के लिए और इस वाले, अल्फा तो सबके लिए सेम रहेगा ना। अल्फा क्या रहेगा? सेम। तो ये जाएगा ऊपर A2 से। तो A2 बराबर क्या? अल्फा आर। अल्फा क्या निकाला तूने बेटा? A2 बराबर क्या? अल्फा आर। A2 अल्फा कितना है कि साहब 2.5 है और ये आर का मान 1 है। 2.5 आंसर। 2.5 2.5 2.5 5/2 5/2 5/2। थोड़ा सा आपको इसके लिए फॉर्मूला आता था, पर इस वैरायटी को आपको कर लेना था। नहीं किया तो स्किप कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। ये भी एजे था और ट्रिकी था थोड़ा सा क्वेश्चन के। एम द्रव्यमान का अचर वेग एक्स अक्ष के समांतर, ये तेरा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष। हाँ, अब कोई वस्तु ऐसे एम द्रव्यमान की और वी वेग से ऐसे जा रही है। हाँ, तो आपसे कहें जेड अक्ष के सापेक्ष। भाई साहब ये जेड अक्ष है। हाँ, अब ये एक्स अक्ष से जितनी दूरी पर जाएगा इसका कोणीय संवेग क्या रहेगा? एक्स अक्ष के ये एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है, तो जेड अक्ष के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग क्या होगा? अरे बोलो भाई, इसका कोणीय संवेग क्या होगा? क्या होगा कोणीय संवेग? बेटा हमने कोणीय संवेग का फॉर्मूला पढ़ा था mvr। हाँ, तो या तो mv लंबवत r या फिर क्या mvr लंबवत। जैसे f लंबवत r होता था,
भाई ये कहीं पर भी जाए, यहां से ये जो दूरी है ना, ये तो हमेशा क्या रहेगी, समांतर जा रहा है बेटा, तो ये तो मान ले कि डी है तो डी रहेगी, यहां होगा तब भी ये डी रहेगी, लंबवत दूरी। तो जेड अक्ष से वी और जो इसके लंबवत आर लंबवत है वो नियत रहेगा, तो ये अचर रहेगा, अचर रहेगा ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया था हमने एक कोणीय संवेग संरक्षण का। ये भी आसान की कैटेगरी में है। एम द्रव्यमान आर त्रिज्या का पतला वलय है, ओमेगा के साथ अपनी अक्ष में घूम रहा है, ये ओमेगा के साथ घूम रहा है बेटा। फिर इसके बाद क्या किया कि इस वलय के दोनों सिरों पर, इस वलय के दोनों सिरों पर एम द्रव्यमान, ये एम और ये एम ये रख दिया, तो नया ओमेगा डेस बताना है। कोई बड़ी बात नहीं है, संवेग संरक्षण है, कोणीय संवेग संरक्षण। ये क्या कि सर इसका तो एम आर स्क्वायर आई ओमेगा, एल इनिशियल क्या आई ओमेगा, आई कितना मैंने कहा एम आर स्क्वायर और ये ओमेगा, और सर इसका क्या होगा मैंने कहा इसका एल फाइनल आई वन, इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वलय का तो जाएगा एम आर स्क्वायर, और इसका बिंदु द्रव्यमान का छोटा एम आर स्क्वायर, छोटा एम आर स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डिस। अरे बोल ना, आया, दोनों को बराबर कर दे, ओमेगा डेस आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, ओमेगा डेस आ जाएगा। यानी कि ये आया होगा आपके बेटा एम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा अपॉन एम प्लस 2m डी, यही आया। अरे किया किसी ने ये, हाँ भाई कितने क्वेश्चन हो गए हैं एक बार देखते हैं, यहां तक कितनों के सही थे। आसान आसान वैरायटी थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन में किनके सातों के सातों सही थे। नहीं आया तो वापस देख, कोई बात नहीं बेटा, जिसको नहीं आया वापस देख बेटा। इसका जड़त्व गुण प्रारंभिक कोणीय संवेग आई ओमेगा एम आर स्क्वायर वलय का, और ये ओमेगा, रुक जा मैं कर लेता हूं भाई। और इसका नया जड़त्व गुण एम आर स्क्वायर तो वलय का प्लस 2 mr स्क्वायर बिंदु द्रव्यमानों का, और ये क्या ओमेगा डेस, तो दोनों को बराबर कर दे, एम आर स्क्वायर ओमेगा एम प्लस 2m, और ये आर स्क्वायर बाहर, और ये ओमेगा डेस ये कट गया, तो m कैपिटल ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m ओमेगा डेस। 5 में से 3, 7 आउट ऑफ 7 बेटा, ये आसान कैटेगरी है, आया है, आया है। अब कोई दिक्कत, आया है ये, 7 आउट ऑफ 6 भी है, एक करेक्ट है, कुछ लोगों के 0 भी है भाई, ओ भैया 0 भी है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, वापस समझा दिया, वापस समझा दिया, आया है क्या, वापस समझा दिया है, ये आया है, ये समझ नहीं आया मैं एक बार फिर समझा देता हूं। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है बेटा उनका तो मैं क्या ही कर सकता हूं, क्या ये वापस समझा दिया, आया है। कौन ये संवेग संरक्षण है, एक वलय घूम रही, याद करिए क्लास में कराया था, एक चकती घूम रही थी, उसके ऊपर वैसे ही चकती को रख दिया था, तो कुल बलागुण शून्य था। वापस देख, ये एक वलय घूम रही है बेटा, क्या घूम रही है, एक वलय, और जब ये वलय घूमेगी तो इसका प्रारंभिक कोणीय संवेग और अंतिम कोणीय संवेग, पहले घूम रही तो प्रारंभिक ये है, बाद में जैसे 2 m द्रव्यमान रख देंगे तो वलय का खुद का जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर, इस बिंदु का भी एम आर स्क्वायर, और ये भी r दूरी पर है तो एम आर स्क्वायर, तो 2 mr स्क्वायर, तो टोटल जड़त्व आघूर्ण इंटू ओमेगा डेस, ये L फाइनल, दोनों को बराबर कर दे आंसर आ जाएगा। टेस्ट देने में टाइम कम पड़ रहा है तो घर पे आके आपको क्या करना था बेटा, आपको घर पे आकर क्या करना था, एनालिसिस करना था। ये बेहतरीन क्वेश्चन है टेस्ट का, ये
टेस्ट का बेहतरीन क्वेश्चन है, कितने जनों ने ये सही किया है? ईमानदारी के साथ बताना, ईमानदारी के साथ बताना। ये टेस्ट का बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था एक बार सामने देखते हैं। एम द्रव्यमान आर त्रिज्या के समरूप अर्धवृत्ताकार तार का इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली व तल के लंबवत अक्ष, ध्यान से सुनना, ये एम द्रव्यमान का तार है। पहली बात, छोटी छोटी बातें, ये वलय है, जड़त्व आघूर्ण बता बेटा इसका, द्रव्यमान एम है, त्रिज्या आर है, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, स्किप किया कोई बात नहीं। यह बेहतरीन क्यों होता है इस बात का, मैं क्यों आपको टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन कराता हूं, शायद आपको इस बात का एहसास होगा धीरे धीरे, ताकि आपको यह भी पता चले कि कौन सा क्वेश्चन लेना था और कौन सा स्किप करना था। यह सीखने का दौर है साहब। पहली बात mr स्क्वायर, ठीक है, हां, अगर इसके जगह आधी वलय होती, क्या होती बेटा, आधी वलय, पर द्रव्यमान वही है। अब क्वेश्चन ये नहीं है वलय क्या है, आधी है, आधी, पर द्रव्यमान आधा नहीं किया है उसने बोला है कि आधी वलय का भी द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। अब जड़त्व आघूर्ण बता, अब जड़त्व आघूर्ण बता, जिससे नहीं हुआ देखना भाई, या इसी के सापेक्ष वही अक्ष है, क्या जड़त्व आघूर्ण नहीं बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। अगर वो कहता कि साहब काटने के बाद तो द्रव्यमान आधा करते, उसने बोला m द्रव्यमान r त्रिज्या की है साहब, m द्रव्यमान r त्रिज्या की, आधा नहीं करेगा बेटा। आधा क्यों करेगा? उसने कौन सा द्रव्यमान आधा किया है तेरे? यार क्या ही कर रहा है भाई, क्या ही कर रहा है, क्या ही कर रहा है। हाँ, mr स्क्वायर ही आएगा। अब उसने कहा है कि इस तार के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, अब ध्यान से सुनना, इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होता है। यह क्वेश्चन बेहतरीन इसलिए बन गया क्योंकि जिन बच्चों को द्रव्यमान केंद्र पता ही नहीं है कि साहब ये COM है, ध्यान से सुन, आधे वलय का, पहली बात, आधों को तो द्रव्यमान केंद्र नहीं पता कहां होता है, तो वो यहां निपट गए कि साहब ये दूरी है ना, ये है 2r/π, द्रव्यमान केंद्र यहां होता है सेंटर ऑफ मास, तो ये तो हो जाएगी ICOM, और ये है I, क्या है I। जिनको द्रव्यमान केंद्र का माहौल ही निपट गया, जिनका द्रव्यमान केंद्र का माहौल निपट गया, उन्होंने तो निपटा ही दिया होगा। अब ध्यान से देख, ये ICOM है और ये I है, तो समांतर अक्षों का प्रमेय लगेगा। किसका लगेगा? समांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों के प्रमेय का बेहतरीन क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें लंबवत और समांतर अक्षों का प्रमेय सिखाया है। अरे अभी लॉर्ड मतलब नंबर कम आ रहे ज्यादा आ रहे, अब यहां ध्यान दीजिए भाई, कौन बेवकूफ है यार, नंबर कम आ रहे ज्यादा आ रहे, क्यों आ रहे उस पर ध्यान देना, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा बेटा, समझना क्यों कम आ रहे हैं, मैं किस लिए सॉल्यूशन करा रहा हूं, यहां ध्यान दे। अब देख, क्या मैं ये लिख सकता हूं I बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर? हां सर, I तो ये रहा mr स्क्वायर, ICOM क्या निकालना है, यही बोला है उसने, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष तल के लंबवत, प्लस MD स्क्वायर, D का मान स्क्वायर 4r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। सिर्फ यहां ध्यान दे, बातें करने के लिए पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये हो रहा है वो हो रहा है, यहां ध्यान दे, बातें कर लेंगे बाद में पेपर सॉल्व होने के बाद। आया, mr स्क्वायर कॉमन ले ले, 1 माइनस 4/पाई स्क्वायर। ईमानदारी से बताना कितने जनों ने किया था, आंसर इज ए। ईमानदारी से बताना कितने जनों ने किया था। आधे बच्चे तो कहां निपट गए मैं आपको बताता हूं, आधे बच्चे तो यही निपट गए साहब, आधी वलय हैं, हाँ, कि वलय का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, कि साहब ये वलय थे, इसका जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर। अबे दिमाग खोल के बैठा करो क्लास में, दिमाग खोल के,
अब उसने ये नहीं बोला कि अगर वो बोलता कि साहब इसको काट देते तो आधी वलय बचती, तब इसका द्रव्यमान आधा हो जाता, तब इसका जड़त्व आगुण होता mr²/2। पर उसने कहीं नहीं बोला है। उसने क्या बोला है बेटा? उसने बोला है कि m द्रव्यमान r त्रिज्या का समरूप अर्धवर्ताकार तार है। तो द्रव्यमान इस टोटल का m है, त्रिज्या r है, यहां से घुमाएगा, जड़त्व आगुण वही रहेगा mr²। क्लियर हो गया है? बोल हाँ या ना। जिन्होंने ये स्किप आप कर सकते थे चाहते तो, बेटा स्किप का मतलब है कि 50 में से 45 क्वेश्चन करने, आपको 5 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, ये आपके फायदे की बात होती है। पर बहुत सारों को तो समझ ही नहीं आता साहब कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। क्लियर है? फिर उन्होंने कहा कि ये वाला जड़त्व आगुण बताना है द्रव्यमान केंद्र। बच्चों को द्रव्यमान केंद्र नहीं पता है तो फिर मामला गड़बड़ होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि साहब द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब देखो इसमें द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला बिल्कुल काम आया है। अरे आया है कि नहीं आया है? 2r/π से। बहुत बढ़िया बेटा, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। ट्रिक तो याद नहीं करी, पर हो सकता है कोई कन्या का चेहरा तुझे रानी सा दिखने लग गया हो। तू सेंटर ऑफ मास भूल गया होगा, है ना? तो कैसे करेगा रे? तो ये दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, जब तुझे द्रव्यमान केंद्र नहीं पता हो, इसीलिए मैंने द्रव्यमान केंद्र की ट्रिक को बेहतरीन तरीके से बताया तुम्हें। आगे बढ़े। वो कहां से आया है? ये आ गया, ले वापस देख ले, वापस समझा दो। ले वापस देख, ये तो इसका ज्यामितीय केंद्र है और ये द्रव्यमान केंद्र है ICOM, ये तुझे निकालना है। और ये दोनों के भी या केंद्र से दूरी कितनी होती है? d का मान 2r/π। कैसे आया? चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा से। और ये तुझे पता है I का मान mr² है। तो बेटा तुझे नहीं पता क्या कि ये अक्ष का द्रव्यमान, इसका जड़त्व आगुण I बराबर ICOM प्लस md²। वैल्यू डाल, आंसर निकाल। आगे बढ़ते हैं। ये कितने जनों ने किया है? इजी था और बहुत आसान था। ये कितने जनों ने किया है? देखते हैं। पहले यह बात आप यहां से घुमा रहे हैं, तो बेटा यहां से बल से लंबवत दूरी देख, ये x है, ये लंबवत दूरी भी x मान ले क्योंकि बराबर है सब, केंद्र से समबाहु त्रिभुज है, तो ये सारी दूरियां x हैं। अरे इन सभी बलों से लंबवत दूरियां कितनी है? x हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है F r लंबवत या टो बराबर r लंबवत F। सिखाया था, डायरेक्ट करना भी सिखाया था। अब आप ध्यान से देखो, यहां से पकड़, ये वाला बल इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये वाला बल भी इसको F1 और F2 एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जबकि F3 वाला ऐसे घुमा रहा है, ऐसे उल्टा। तो अगर मैं ये कहूं कि साहब F1 इंटू तो x हो जाएगा और इसका बलागुण भी जुड़ेगा F2 इंटू एक्स, और ये F3 का उल्टा घुमा रहा है, तो ये माइनस में ले ले, F3 इंटू एक्स बराबर 0। नेट टॉर्क, उसने कहा कुल बलागुण शून्य है, तो बेटा देख F1x प्लस F2x बराबर F3x। मुझे लगता है ये सबका सही होना चाहिए। F1 प्लस F2 बराबर F3। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें प्रैक्टिस भी करी थी और सिखाया भी था। ये मुझे लगता है सबका सही होना चाहिए था। ये मुझे लगता है सबका सही होना चाहिए था। क्लियर है? बहुत बढ़िया।
जिनका नहीं आया वो सॉल्यूशन देख ले भाई, जिनको नहीं आया वो सॉल्यूशन देख ले। जब मैंने कहा था घूर्णन अक्ष को पकड़े और इसको घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब बाहर, ये भी कहा होगा बाहर। ये कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज अंदर। जो बाहर है उनको धनात्मक ले ले, अंदर वाले को ऋणात्मक ले ले, आसान। अगला, ये सबसे आसान, ये सबसे आसान क्वेश्चन। अगर भैया अगर ये भी गलत करके आए हो मतलब इसका मतलब है कि आप क्लास में बैठते भी नहीं हो, आप क्लास में भी किसी और के सपने देखते हो जिसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ बात यहां कन्या या बालक की नहीं हो रही है, जीवन में और भी चीजें होती हैं, जीवन में और भी चीजें होती हैं। अगर इधर से काटा है तो द्रव्यमान केंद्र इधर किसकेगा? इधर। नहीं काटते तो द्रव्यमान केंद्र यहां था, यहां काट लिया तो द्रव्यमान केंद्र इधर किसकेगा? बाईं ओर, केंद्र से बाएं। ये वाला क्वेश्चन ये कितने जनों ने किया? इसको हम मॉडरेट तो इजी बोल सकते हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे के लिए तो ये आसान है, मेरे पढ़ाए बच्चे के लिए तो ये आसान है। इसमें समय कितना लगेगा ये बता दो, 20 सेकंड में इसको उड़ा देता। उसने कहा समान धातु समान मोटाई की चक्तियों की त्रिज्या है। अब चक्ति है तो उसका जड़त्व आगुण होता है mr²/2। हाँ, अब जड़त्व आगुण का अनुपात पूछा है तो I1/I2 कर दे तो 2 तो कट जाएगा, ये m1r1 का स्क्वायर अपॉन m2r2 का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी समस्या है कि साहब क्या नहीं दे रखा है? द्रव्यमान नहीं दे रखा है। ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान दे नहीं रखा, पर उसने बोला है समान धातु से बनी। ये वर्ड बड़ा कमाल का है। समान धातु का मतलब घनत्व तो समान है, घनत्व क्या है? समान है। अब हम जानते हैं कि m बराबर होता है सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। हाँ सर, तो ये m बराबर क्या? सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो क्या मैं m1/m2 लिख सकता हूं? सिग्मा समान पाई समान तो क्या r1/r2 का स्क्वायर। अरे बोल, द्रव्यमान समानुपाती, त्रिज्या बदल रही है, घनत्व तो समान है, पाई नियत है, कट जाएगा, ये r1/r2 के समानुपाती। यहां वैल्यू डाल I1/I2, ये क्या r1/r2 का स्क्वायर तो इसकी जगह, और ये और था r1/r2 का स्क्वायर। तो क्या तुझे नहीं लगता कि ये r1/r2 की पावर 4, ये 0.2/0.6 की पावर 4, तो बेटा ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4 जो 1/81 होता है। कितने जनों ने कर लिया था ये वाला? अरे बोलता चले, ये कितने जनों ने किया था? आप एक अच्छे बच्चे की मैं फिर बात बता दूं कि जिन बालकों ने पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से दिया, जो सीरियस हैं अपनी तैयारी के लिए, उनको सिर्फ ये देखना है कि साहब गलती कहां हुई है। अपनी गलतियों पे रोना नहीं रोना है, अरे मास्टर जी हमारा तो गलत हो गया, हमसे तो अपनी गलतियों पे रोना नहीं रोना है, उनको देखना, उन पे सुधार करना है। आपका गलत हुआ है, रोइए मत, देखिए गलती कहां हुई थी और मेहनत करिए वापस उसके लिए। रोने धोने के लिए हमने टेस्ट नहीं दिया है। क्लियर है? रॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। अब किसे दिए गए घूर्णन के अक्ष के परित जड़त्व आगुण निर्भर करता है? मैं नहीं करा रहा, आसान, सुपर इजी था, सुपर इजी क्वेश्चन था। लंबवत अक्षों का प्रमेय निम्न में से किसके? आसान 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 आसान, एकदम आसान। अगला, m द्रव्यमान l लंबाई के एक छड़ को एक किनारे से गुजरने वाले अक्ष के परित लंबवत जड़त्व आगुण। सुपर इजी भैया, तो मेरी क्लास में ढंग से पढ़ लो ना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सिलेक्शन के लिए 720 मार्क्स नहीं चाहिए। मैं एक मेडिकल कॉलेज के सीट के लिए आप अगर ढंग से पढ़ भी लो ना, तब भी एक सीट आपकी कहीं नहीं जा रही।
बच्चा परेशान हुआ पड़ा है, इधर उधर पता नहीं क्या करता रहता है भाई। क्लास के नोट्स याद नहीं होते उसको, क्लास के नोट्स तक याद नहीं होते भैया उसको। समान द्रव्यमान का एक ठोस गोला और एक खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण अपने व्यास के परिध समान है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। इसमें क्या है भाई, ये तो क्लास में कराया था शायद, 2/3 mr²। अच्छा ये है सॉलिड और खोखला, तो सॉलिड का 2/5 mr² समान द्रव्यमान है, और ये 2/3 mr² काट दे भाई, ये रहा देख, ये r1/r2 कितना, ये 2 से 2 कट गया, 5/3 का रूट, 5/3 का रूट। अगला, m द्रव्यमान r त्रिज्या का एक ठोस सिलेंडर को अक्ष के समांतर और सतह से गुजरने वाली, ओ भाई m द्रव्यमान r त्रिज्या का ठोस सिलेंडर है, आसान क्वेश्चन है, ये ठोस सिलेंडर है भैया। सिलेंडर के अक्ष के समांतर, ये सिलेंडर के अक्ष हैं, देख ले बेटा देख ले, इतना सारा जड़त्व आघूर्ण से सिखाया था, ये अक्ष हैं, सतह से, अक्ष के समांतर और सतह से गुजरने वाली इसका, तो सिलेंडर की अक्ष के समांतर और सतह से गुजरने वाली अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण। हाँ भाई करो भैया, करो करो करो। क्या ये तू जानता है mr²/2 है, क्या ये ICOM हो जाएगा, और ये d बराबर r, तो इसका नहीं बता सकता, क्या तू इसका नहीं बता सकता, तूने ये भी गलत किया है, I बराबर ICOM प्लस md²। अरे बेटा फिर क्या बताएगो रे, 3/2। भैया जड़त्व आघूर्ण का तो एक भी गलत मत करके आ जाना, फिर कह रहा हूं, जड़त्व आघूर्ण का तो गलती से भी गलत मत कर देना। जड़त्व आघूर्ण को 4 दिन दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि तुम उसके भी गलत करके आओ। लैंग्वेज वाले, बिना लैंग्वेज वाले, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने कराने की कोशिश करी तुम्हें। m द्रव्यमान m त्रिज्या r का एक समान वलय को उसके केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण, ये यहां का जड़त्व आघूर्ण I है। m द्रव्यमान और r त्रिज्या के अर्ध वलय तथा उसके केंद्र से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण। भैया सुपर इजी क्वेश्चन भाई भाई, ये याद है क्या है कि साहब ये हो, इसका भी द्रव्यमान m त्रिज्या r, तो I बराबर क्या mr²। अब आदि वलय है पर द्रव्यमान वही है, त्रिज्या वही है, हाँ, तो इसका भी जड़त्व आघूर्ण mr² ही होगा भाई, सेम। उसने काटा ही नहीं, उसने बोला कि द्रव्यमान वही है पर आदि वलय है, सेम, सुपर इजी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आता हूं उठ के और पेपर सोल्व करा देता हूं? नहीं, एक जो अच्छा टीचर होता है ना, वो हर साल एक स्टूडेंट लाइफ को जीता है। इस क्लास में आने से पहले तुम 3 घंटे पेपर देते हो, पर कम से कम आधा घंटा तो मैं बैठता हूं इस पेपर के लिए। ऐसा नहीं कि पेपर के लिए मुझे आधा घंटा लगता है, 10 मिनट में उड़ जाता है पेपर, तो ऐसे ऐसे टिक करके देखा खत्म। पर तुम लोगों के लिए आधे घंटे तक एनालिसिस करना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है कौन सा हार्ड है, और तुम्हें बताना भी तो होता है हर पेपर में। ऐसा थोड़ी है कि आया हूं पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है, भी जो आसान है उसको आसान बताना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि ठीक है
बेटा मेहनत जितनी तुम करते हो उससे शायद दुगनी मेहनत टीचर करते हैं, पर तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे भाई। एम द्रव्यमान आर त्रिज्या के खोखले गोले को स्पर्श रेखा से गुजरने वाली अक्ष के परित गुणन त्रिज्या, चल बोल, गुणन त्रिज्या का कॉन्सेप्ट है। खोखला गोला है, हाँ खोखला गोला है तो ये तो ICOM है। क्या है ICOM? कितना? 2/3 MR²। और इससे स्पर्श करने वाली, ये स्पर्श करने वाली ये I बताना है, तो ये क्या समांतर अक्षों का प्रमेय नहीं होगा? पहले तो क्या निकाल, ये वाला I निकाल, I बराबर ICOM प्लस MD²। क्या? 2/3 MR² प्लस MR², डी का मान R है। तो बेटा ये कितना? 5/3 MR²। क्या गुणन त्रिज्या निकालने के लिए हमें MK² के बराबर करना पड़ता है? MK²। कट गयो। लोग कह रहे हैं कि हमारा तो वहीं कट गया था सर, ये तो यहां कटा है। ये ले, गुणन त्रिज्या बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया मैंने तुम्हें। अगला, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का कोणीय संवेग L यदि कण की गुणन गतिज ऊर्जा आधे और आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग क्या होगा? अब बेटा अब आएगा मजो। पहले गतिज ऊर्जा का हर क्लास में आने के बाद ये फॉर्मूला लिखता था, 12I⍵²। अरे लिखता था, तो क्या L बराबर I⍵ होता है? हाँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12I⍵ इंटू ओमेगा? लिख सकते हो सर। तो क्या K का फॉर्मूला बन गया 12L⍵? यस सर। थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी करना पड़ेगा भाई। ये इजी टू मॉडरेट बोल सकते इसको। इजी टू मॉडरेट क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि यार एक फॉर्मूला ये आता है और इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करना। तो यहां से L बराबर देख 2K/⍵, यहां से। अब देख ले भाई कि L1/L2 बराबर K1/K2 इंटू ω2/ω1। ये समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे देख ले। L1 तो कितना है? 2K/⍵। L2 कितना है? उसने गतिज ऊर्जा आधी कर दी, ये 2K/2 अपॉन और ओमेगा दुगना कर दिया है, ये 2ω, तो ये K/2ω। L1/L2 कर दे भाई, L1/L2। अब कैलकुलेशन में तुम्हारे ऊपर छोड़ने की चाहत रखता हूं, पर तुम मानोगे नहीं। यह आ जाएगा 4 भाग देने पर, तो L2 आएगा L1/4। कितने जनों से ये बन गया था? नहीं बना होगा ये तो। इतना दिमाग हम लगाएंगे नहीं सर, इतना दिमाग हम लगाएंगे नहीं सर। आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, आपने ये यहां छोड़ दिया ना, ये यहां पर, अब यहां से आपने डायरेक्ट ये चिपका दिया। हमें तो साला L1/L2 करना नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे चक्कर में फंसे हो ना तो फिर देख लेना। पेन चलाइए अपना। मेरी शकल देखने झीमने नहीं आए हो यहां पे, बैठे बस। आज तो क्या है, पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, कुछ लोग भाग गए होंगे। पर मैं फिर कह रहा हूं कि सिलेक्शन नहीं होने के पीछे मैंने 3 रीजन दिए थे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि टेस्ट के प्रति ईमानदारी, टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस, गलतियों पे काम करना, तो आपका सिलेक्शन आपके करीब आता जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, तो बदेक 40 रेडियन ओमेगा दे रखा है, 40 रेडियन पर सेकंड। ये मॉडरेट कैटेगरी में, मतलब आसान भी नहीं है डिफिकल्ट भी नहीं है। अब अल्फा का मान मंदन है, मंदन मंदन है मतलब -5 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब इसने कहा कि ये टॉर्क जारी रहता है तो किस समय पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान के समान होगी। अब देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सुन। स्किप करने वाले स्किप कर सकते थे, इसको मॉडरेट था, चाहते तो स्किप कर देते, पर देख कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये पहिया ऐसे घूम रहा है, हाँ मंदन लग रहा है, तो हुआ क्या होगा कि ओमेगा का मान पहले क्या हुआ होगा, 0 तक पहुंचा और वापस फिर कहां पहुंचा होगा, विपरीत दिशा में 40 रेडियन पर सेकेंड। जैसे हमने क्या किया, स्पेन को ऊपर फेंका, हाँ ये ऊपर गया 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 और वापस मेरे हाथ में आते ही क्या हो गया, वेग उतना ही हो गया सर। हाँ अरे हाँ या ना, जितने वेग से मैंने फेंका उतने वेग से मेरे हाथ में आया, पर ऊपर वाली जगह पर अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0 हुआ। सेम ऐसा ही यहां कि प्रारंभिक वेग 40 है, बीच में 0 हुआ, इस मंदन की वजह से फिर विपरीत दिशा में बढ़ गया। तो इसने यही कहा है कि अगर ये टॉर्क जारी रहे तो गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक मान के समान होगा, यानी कि ये 40 जो इसका वेग है, 0 से बाद में वापस कितना हो जाए, 40 हो जाए, तो कितना समय लेगा। तो देख प्रारंभिक कोणीय वेग है 40 और अंतिम कोणीय वेग ओमेगा फाइनल कितना है, -40। दिशा विपरीत हो गई बेटा। भाई साहब ध्यान से देखिए, प्रारंभिक 40 से 0 हुआ होगा और विपरीत दिशा में 40 हो गया, इसलिए माइनस ले लिया। अल्फा का मान मंदन है तो -5 और टी निकालना है। कौन सा समीकरण, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी बराबर यू प्लस ए टी। फाइनल ओमेगा कितना है, -40, ये 40 और ये -5t, तो ये आ गया सर इधर -40 बराबर -5t, तो सर ये -80 बराबर 5t, माइनस माइनस कट गया, t बराबर कितना 16 सेकेंड। 16 सेकेंड, आसान एकदम। अच्छा शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? शक्ति का फॉर्मूला P बराबर होता था F.V। हाँ यहां पे रोटेशनल शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, घूर्णन शक्ति का। बल की जगह आ जाता है बलागुण और वेग की जगह ओमेगा, तो डॉट ओमेगा। एक रोटर को ओमेगा कितना है 50 और इंजन का टॉर्क दे रखा है 180, तो पावर आ जाएगा टो ओमेगा 180 इंटू 50, यह आएगा 9 किलोवाट। 9 किलोवाट, 9 किलोवाट, 9 किलोवाट। चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते थे कि साहब फॉर्मूला हमें याद नहीं आया या जो भी था, इसी तरह से ये फॉर्मूला हम बना सकते थे, पर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। भैया ये कितने जनों ने नहीं किया है, ये मैंने आपको बताया था संवेग संरक्षण में कि साहब टॉर्क का फॉर्मूला होता है dl बाई डी टी, L2 माइनस L1 अपॉन T2 माइनस T1। याद करिए L2 कितना है कि साहब ये कौन, ये संवेग 4 सेकंड में x से 5x0, यानी कि 5x0 बाई x0 अपॉन कितना 4 माइनस 0, तो कितना 4x0 बाई 4x0। बहुत बढ़िया। मुझे बताएं मैक्सिमम लोग जो बिल्कुल सीरियस हैं उन लोगों ने ये किया है, और जिनसे नहीं हुआ अगर वो मन लगा के देख रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप सीख कर जाओगे। अगर आप इस पर्पज से आए हैं कि साहब सीख कर जाएंगे, तो पक्का सीख कर जाओगे। आज की क्लास से बहुत सारी चीजें सीखोगी, छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक आपने करी है। ये आसान था एकदम, इजी पीजी क्वेश्चन था ये वाला भैया, सुपर इजी, खुद ही कर लेने का है, क्लास में ही कराया है। अरे इसमें तो क्लास में तो इससे भारी भारी कराए थे, क्लास में इससे भारी भारी कराए थे मैंने क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो पूछे साहब बलागुण, अबे किसी के भी परित बलागुण निकालो 0 है।
कुल बलागुण 0 है उस सिस्टम का। कुल बलागुण क्या है उसका? 0 है। इससे बाहरी कराए थे, टेंशन निकलवाई थी यहां पे यहां पे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसके। इससे भारी कराया था बेटा क्लास में, याद करिए, ये तो बहुत आसान पूछा है। अच्छा ये देख लीजिए, m/2 द्रव्यमान, l लंबाई। अब ध्यान से सुनिए, इसका द्रव्यमान m/2 है और लंबाई इसकी, लंबाई कितनी है? l लंबाई है। हाँ, अब यहां से, ये आसान क्वेश्चन है, यहां से जड़त्व आघूर्ण पूछा है बेटा। अब तू जानता है mr² होता है, m का मान रख कि साहब m/2 है। r कहां से लाऊं? r को l के रूप में आंसर है। अब r कहां से लाएगा भाई? तो अगर एक अच्छा बच्चा जानता है साहब लंबाई परिधि के बराबर है 2πr, अभी इसकी लंबाई किसके बराबर? परिधि के, तो r बराबर l/2π। तो r का मान रख दे यहां, l²/4π², तो ml²/8π²। आसान, छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहे होंगे भाई ये क्वेश्चन। कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे को आर पता ही नहीं चला साहब, आर क्लिक नहीं किया उसके दिमाग में कि साहब लंबाई को यार परिधि के बराबर करके निकालना था। द्रव्यमान उसने खुद ने बोला m/2 है तो m/2 रखने का है, बाकी क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। किसी कण का जड़त्व आघूर्ण समान रहता है चाहे घूर्णन अक्ष कोई भी हो। गलत कथन है, घूर्णन अक्ष बदलने पे जड़त्व आघूर्ण बदलता है। जड़त्व आघूर्ण के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। बिल्कुल एकदम सही है, कथन गलत है, कारण सही है। कारण सही है भाई, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर mr² पे निर्भर करता है। l² कैसे? अबे r का स्क्वायर करना गधे, l²/4π² नहीं होगा कि इसका स्क्वायर करना, r² है, ऐसे है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? एक बात बताएं मुझे, क्या ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पेपर में भी शायद गलती से रिपीट हो गया होगा। कोई बात नहीं, 50 क्वेश्चन आते हो जाता है एक आध। और भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज, सिर्फ पेपर के नहीं, और भी क्वेश्चन कराऊंगा। 10 kg द्रव्यमान 0.5 मीटर त्रिज्या का एक गोला अपनी स्पर्श रेखा के अनुदिश घूम रहा है। गोले का जड़त्व आघूर्ण, भैया ओ भैया, एक गोला है, सॉलिड गोला है बेटा। तो आप सॉलिड गोले के बारे में जानते नहीं हो क्या? ये तो है, ये जानते हो आप, ICOM कितना? 2/5 mr²। और उसने कहा स्पर्श रेखा, तो ये वाला पूछा होगा, तो समांतर अक्षों का प्रमेय लगेगा बेटा। अब कुछ तो तुम भी करोगे भाई, सभी क्लास में ही थोड़ी, ये भी क्लास जो कर देता, टेस्ट पेपर में क्या देता फिर? I बराबर ICOM प्लस MD², 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr²। वैल्यू डाल ले, आंसर निकाल ले। अब क्या कैलकुलेशन भी मैं ही कर दूं? कहा था रट लेना, जड़त्व आघूर्ण उसके बिना खेला नहीं होगा। ये वाला बेटा एक क्लासी क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्लासी मतलब क्लास में कराया गधेड़ा, क्लासी मतलब हाय भाई हम तो क्लासी बन गए। वे क्लासी मतलब क्लास में कराया है गधे, क्लास में करवाया है, पूछ ही मत लेना मेरे से, ये क्लास में कराया था। यदि किसी घूमते हुए पिंड का कोणीय वेग स्थिर रखते हुए उसका कोणीय संवेग, अरे बेटे 3% बढ़ा दिया जाए तो जड़त्व आघूर्ण में प्रतिशत परिवर्तन। ये कितने जनों ने गलत और सही किया है? ये कितने जनों ने गलत और सही किया है? कैसे बोले सर?
इस क्वेश्चन को देखकर तुम्हें एनएलएम की याद आई होगी कि साहब एल बराबर आई ओमेगा है। हाँ, कोणीय वेग ये ओमेगा नियत है, ये तो नियत है। हाँ, और एल में प्रतिशत वृद्धि है। तो मुझे एक बात बताओ, dl बाई एल इंटू 100 बराबर डी आई बाई आई इंटू 100 प्लस ये नियत है तो ये तो 0। इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि है? 3%। सॉरी, ये डी ओमेगा, सॉरी डी आई, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। तो ये आई में प्रतिशत वृद्धि के प्लस का आ रहा है तो 3% बढ़ जाता है। याद करिए एनएलएम में ऐसा खेला खेला था, प्रतिशत 10% तक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, उससे ज्यादा के लिए लॉन्ग ट्रिक लगाते हैं। याद करिए, बेहतरीन याद दिला दिया होगा आपको, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया होगा, बहुत जगह काम आता है ये। अगर ये माइनस आता तो आंसर माइनस आता तो क्या होता? घट जाता। प्लस आया है, बढ़ गया है। और सीधी बात है, एल बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा ना बेटा, समानुपाती है। आगे आगे बेटा, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा, सुपर इजी। गुणन गति नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कर ले क्या करेगा। क्या बात कर रहे हो सर? अगर ये भी गलत करे तो बेटा चुल्लू भर पानी में डूब के मरना नहीं है, बस डूब जरूर जाना है। एम द्रव्यमान आर त्रिज्या कि एक समान वलय को इसके तल के लंबवत स्पर्श रेखा में क्लास सी है। क्लास सी, क्लास का क्वेश्चन है गधे। ये पूछा है यहां का, तू जानता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आर 3/2 एम आर स्क्वायर। पे पेन नहीं चलाता मेरा बच्चा, इसके लिए बोला था रट्टा मार देना। उसी के तल में स्थित ये देखिए, जिन चमत्कारों ने चमत्कार किया है उन्होंने इसके अबाउट निकाल दिया है, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है वो ये निकाल दिया है। ये तल के लंबवत हैं, तल में ये स्थित हैं। देखो छोटी छोटी गलतियां जो आपने करी है वही गिनाने आया हूं मैं। एम द्रव्यमान आर त्रिज्या के एक पतले चकते का इसके एक व्यास के परित जड़त्व आगुण होगा। क्या बोलू रे भाई, नहीं कराना, मैं नहीं करा रहा, तुम्हें करना था। वे क्या बताऊं इसमें, एम द्रव्यमान आर त्रिज्या के चकते व्यास के परित एम आर स्क्वायर बाई 4, रट्टा रट्टा मारना था इसका तो भाई। बल युग्म उत्पन्न करता है, बलागुण क्या करता है? चलाता है, घुमाता है, घुमाता है। घूर्णन गति, रेखिक गति कभी नहीं आएगी उससे। घुमाने के लिए बलागुण का यूज है। चकती ओमेगा कोणीय चाल से घूम रही है, एक बच्चा उस पर बैठ जाता है। बेटा एक चकती घूम रही थी, दूसरी चकती रखने पे क्या संरक्षित था? कोणीय संवेग। जब बच्चा बैठ जाएगा धीरे से तो कुल बलागुण शून्य होगा, कोणीय संवेग संरक्षण है, कोणीय संवेग का संरक्षण होगा। क्लास में कराया, ये चकती घूम रही थी, अब दूसरी चकती इसमें बिठा दी हमने, क्या संरक्षित था? कोणीय संवेग। अब दूसरी चकती की जगह क्या है? बालक बैठ गया, या द्रव्यमान रख दो, ये बालक बैठ गया तो घर्षण का बलागुण तो शून्य है ना, जितना घर्षण बल इसके ऊपर लगेगा उतना इसके ऊपर लगेगा। क्लास से बेटा, क्लास में कराया, क्लास में करवाया है। हाँ भाई, वो कहीं है, ये आया है कि नहीं आया है? मस्त, एकदम जबरदस्त। एक बल एक बिंदु के ऊपर लग रहा है, कहां लग रहा है? यहां पर आई केप प्लस जे के प्लस 3 के इस पर लग रहा है साहब। क्या लग रहा है बल? मैंने कहा ये रहा बल, 4 केप माइनस 5 के प्लस 3 के। बच्चों ने गलती क्या करी होगी? R2 इस बिंदु, R2 यहां पर है, R2 ये रहा, 3 केप माइनस 2 के माइनस 3 के।
अब बच्चे ने क्या है कि ये जब आर वेक्टर निकाला होगा ना, ये तो R1 है, तो बच्चे ने R2 माइनस R1 किया होगा, जबकि बल किस पे लग रहा है, इस पे, तो ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। तो R1 माइनस R2 करना है, R निकालते टाइम गलती करी होगी और कुछ नहीं किया, इसमें R1 माइनस R2 करना है। और फिर क्या करना था, R क्रॉस F, याद है क्लास में कराया था, याद है कि भूल गया है? गलती तूने, क्योंकि जीवन में तूने रटा हुआ है बेटा, जिस बिंदु के एक बिंदु इसके परित निकालना है, तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल होगा। बल यहां लग रहा है ना, मैं तेरे को कैलकुलेशन कराने नहीं आया, तेरी गलतियां बताने आया हूं। तूने आते हुए भी क्यों गलत किया, जिनको नहीं आता उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तुझे आता हुआ भी अगर तूने गलत किया है, क्यों किया है, क्योंकि तूने रटा हुआ है कि साहब R2 माइनस R1 करके R निकालते हैं। क्वेश्चन ने लैंग्वेज में क्या चमत्कार कर दिया कि बल लग रहा है इसके ऊपर और इसके परित निकालना है, तो ये फाइनल है और ये इनिशियल है, R1 माइनस R2 करना है। गलती समझ आ गई? क्लियर है? किसे घूमते हुए पहिए के कण के तात्क्षणिक कोणीय स्थिति निम्न समीकरण के द्वारा दी जाती है, पहिए पर कार्य करने वाला बलागुण शून्य होगा। अब एक बात बताइए, टो बराबर आई अल्फा और ये अगर जीरो है, तो अल्फा बराबर जब जीरो होगा तभी तो बलागुण जीरो होगा। अल्फा जीरो होगा तभी बलागुण जीरो होगा। तो थीटा दे रखा है बेटा तेरा 2t³ माइनस 6t²। ओमेगा निकाल, एक बार अवकलन कर, 6t² माइनस 12t। अल्फा निकाल 12t माइनस 12 और ये जीरो कर दे, आंसर t का मान 1 सेकेंड। कणों का निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है जब निकाय पर कोई बाह्य बलागुण ना हो। बलागुण जीरो होता है तभी तो संवेग संरक्षित होता है। दो बार अवकलन करना था, इसमें क्या था, क्या समझ नहीं आया? इसका दो बार अवकलन करेगा तब अल्फा आएगा, अल्फा जीरो करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो उस समय टाइम निकाल दे। अब तुझे अवकलन नहीं आता, तकलीफ में रहेगा। ये हो गया। ये कितने जनों से नहीं हुआ भाई? ये वाला, ये एक M1 द्रव्यमान है, ये M2 द्रव्यमान है, एक दूसरे से d दूरी पर है, तो कणों के द्रव्यमान केंद्र को मूल स्थान बनाए रखने के लिए M2 की चलन दूरी, ठीक है। इसने कहा कि M1 कण को निकाय के द्रव्यमान केंद्र की ओर, इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहां है, यहां पे कहीं पे होगा, इसको इधर चलाया कितना d, हाँ, तो कणों के द्रव्यमान केंद्र को मूल स्थान पर बनाए रखने के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है और क्लास में कराया है, पर बच्चा परेशान किस लिए है इसमें? अब कुछ गधों ने क्या निकाल दिया होगा पता है, सुनना, उसने ये निकाला, गधे ने R1 निकाल दिया, सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2, या R2 निकाल दिया होगा, R2 निकाला होगा तो यहां से दूरी के हिसाब M1 d अपॉन M1 प्लस M2। अबे ये नहीं पूछा है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति नहीं पूछी है, उसने कहा है कि द्रव्यमान केंद्र मूल स्थान पर बनाए रखने के लिए, यानी कि DRCOM जीरो है और इसका जो विस्थापन है DR1 वो d है और DR2 निकालना है इसका विस्थापन। 2 kg को इधर किसकाया जाए बताओ, 3 kg को कहां किसकाया जाएगा, याद कर, कराया था। M1 DR1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2, ये जीरो, ये M1 इंटू डी, हाँ, और प्लस M2 इंटू DR2 अपॉन M1 प्लस का M2, ये जीरो में भेज दे। याद आया कुछ? M1 D प्लस M2 DR2, याद आया कुछ? याद आया? अब सर ये इधर आएगा माइनस M1 D और ये M2 DR2, तो हो गया।
माइनस m1/m2 इंटू डी बराबर dr2। माइनस दिशा बता रहा है, बी इज द करेक्ट। अरे याद आया या सब मैं ही याद दिलाऊं? प्रत्येक त्रिज्या आर के 3 सर्वसम क्लास में धात्विक गेंद सहते सतह पर एक दूसरे को स्पर्श करते इस प्रकार रखी जाती है कि जब तीनों गेंदों के केंद्र को मिलाते तो समबाहु त्रिभुज बनता है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र, अरे बेटा समबाहु त्रिभुज बनता है, क्लास में करा दिया है। हाँ, तो इनके माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र निर्भर नहीं करता। कणों के द्रव्यमान पर, कणों पर लगने वाला बल, कणों की स्थिति पर, कणों के बीच के कणों पे लगने वाले बल पर, बल पे थोड़ी निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है, कण की स्थिति पे, दूरी पर। ये आपको स्किप करना था, ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 0 है। क्यों है सिखाया जाएगा, इसको भी स्किप करिए। ये भी आपको स्किप करने वाला क्वेश्चन था, वैसे था कुछ नहीं पर ये भी स्किप कर दीजिए। ये चौथा क्वेश्चन जो आपने स्किप किया होगा। अब कितने बचे? थोड़े बहुत और हैं, अभी पहले वो कर लेते हैं जो स्किप नहीं करने थे। ये सुपर इजी क्वेश्चन, ये सुपर इजी क्लास में कराया है, ये क्लास का क्वेश्चन है। डाटा अलग होगा वो अलग बात है। 2 kg 8 kg एक ही रेखा पे है। 8 kg को 5 मीटर दाईं तरफ, ये 5 मीटर इधर, और 2 kg को कितनी दूर विस्थापित करेगी? द्रव्यमान केंद्र वहीं रहे, DRCOM 0, तो 2 इंटू DR1 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 10। तो सर ये 2DR1 बराबर 40 माइनस का DR2 बराबर 20 माइनस का 20। क्लास में याद करिए। ये स्किप करने वाला था लीव, ये भी छोड़ने वाला क्वेश्चन था। स्किप करने वालों को मैं हटा रहा हूं, अभी नहीं करा रहा। स्किप किया था, बहुत बढ़िया। ये वाला क्लास में सुपर इजी, याद करिए, क्लास में कराया। L/3 L/3 देखते जा बेटा, देखता जा। ये भी क्लास में कराया, क्लास में करवाया हुआ है। ये समान द्रव्यमान एवं लंबाई की छड़ें, सिस्टम का जड़त्वागुण x अक्ष के परित, इसके परित निकालेंगे, इसका 0 और इसका ml²/3। आसान, क्लास में कराया। चलो भाई, अब सबसे पहले कितने जनों ने कितने क्वेश्चन सही करे हैं? 45 आउट ऑफ 45 में कितने जा रहे हैं? 45 आउट ऑफ 45 कितने हैं? 30 हैं, 30 करे हैं, 20 करे हैं, 40 करे हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही करे हैं वो बताएं। L/4 होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा किसमें L/4 है। अच्छा, इसका L/4 है, मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा। इसका जो भी क्लास में कराया था सेम ऐसा जो भी होगा। $49, 42, 45 भी हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पेपर में आपको कितने क्वेश्चन करने मस्ट थे। साहब इतने क्वेश्चन तो आपसे होने ही थे। सच्चाई बताता हूं, सच्चाई बताता हूं। जो स्किप करने वाले हैं उनको अभी नहीं कर रहे हैं हम। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको क्लास नोट्स में ही कराऊंगा मैं। इस पेपर से 35 क्वेश्चन आप अगर क्या करते, क्लास नोट्स
प्लस सारे फॉर्मूले प्लस नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार कर लेते। सिर्फ इतना सा काम अगर आप कर लेते ना कि क्लास नोट्स ढंग से पढ़ते, सारे फॉर्मूले आपको याद होते। मैंने कह रहा क्लास नोट्स करने से सब हो जाएगा। 35 क्वेश्चन तो आपसे कम से कम हो ही जाते अगर आप नोट्स के क्वेश्चन 3 से 4 बार लगा लेते तो। 3 से 4 बार लगा लेते तो। अब नेक्स्ट क्या सर, इस टेस्ट में तो हम लोग कमाल नहीं कर पाए, अब आगे का बताओ, आगे क्या करें? आगे का बताएं, आगे क्या करें? नेक्स्ट टेस्ट आपका जो होगा मैं बता देता हूं आपको, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी बता देता हूं। कोलिजन आएगा, कोलिजन और ग्रेविटेशन। टक्कर और गुरुत्वाकर्षण, ये आपके अगले टेस्ट में आएगा। आज ही बता देता हूं, अगले टेस्ट का जो सिलेबस है आपका, अगले टेस्ट का सिलेबस है शायद 15 दिन बाद होगा। क्या होगा? 15 दिन बाद। आपके टेस्ट होते हैं हर 15 दिन में, तो अगले टेस्ट का सिलेबस है क्या आपका? कोलिजन और गुरुत्वाकर्षण। कोलिजन और गुरुत्वाकर्षण शॉर्ट टेस्ट होगा। कोलिजन आपको इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, इसी वीक में। ग्रेविटेशन नेक्स्ट वीक में। हाँ, जो भी रहेगा 1 सितंबर को है। अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से, प्लानर में अलग दिया हुआ है बेटा, प्लानर में जो भी दिया हुआ है टेस्ट का सिलेबस मैं कंफर्म करता हूं ना, जिस हिसाब से हमारा सिलेबस चल रहा है उस हिसाब से मैं कंफर्म करता हूं। तो सिलेबस जो मैं कंफर्म करूंगा वो ये दोनों टॉपिक रहेंगे। प्लानर को मत देख, मुझे देख। अब देख, अगर कोई बालक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक बात और बताइए थोड़ा सा, कितने जने हैं जिनका माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा है? माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा है, माइनस मार्किंग पे वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज। माइनस मार्किंग कितने जनों का बहुत ज्यादा है? कितने क्वेश्चन आपके माइनस हुए हैं एक बार थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज पे काम नहीं करना है कि नंबर सिर्फ इसलिए ही नहीं आएंगे कि साहब हम तो बहुत पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे नंबर नहीं आते। नंबर नहीं आने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है, माइनस मार्किंग आपका बहुत ज्यादा है। क्या आप माइनस मार्किंग कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप माइनस में, नंबर ऑफ क्वेश्चन में नहीं, मार्क्स में बात करता हूं। चलो किस में बात करता हूं? मार्क्स में। अगर किसी बच्चे के 50 मार्क्स हैं, माइनस मार्किंग में कितना है? -50 मार्क्स हैं। अगर आपके 50-55 नंबर की माइनस मार्किंग है, 100 नंबर की माइनस मार्किंग है, किसी के 150 भी हो सकती है, तो सर कंट्रोल कैसे करें? अब मेरे एक बार कहने से कंट्रोल नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं। अगर मैं आज आपसे कह दूं कि बेटा अगले टेस्ट में तुम 0 माइनस मार्किंग कर दोगे, नहीं होगा। फिर क्या करें?
अगले टेस्ट में आप इंश्योर करिए, खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि अगर कोई -50 है तो इसको ले जाइए कि आप अगले टेस्ट में सिर्फ -20, ज्यादा से ज्यादा -20 मार्क्स, इतनी सी माइनस मार्किंग करोगे। अब ये कंट्रोल कैसे होगी सर, ये कंट्रोल कैसे होगी और माइनस मार्किंग होती कैसे है, क्यों होती है माइनस मार्किंग? ध्यान से सुनिएगा। एक माइनस मार्किंग तो होती है तुक्के लगाने से। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, पहला जो सबसे बड़ा रीजन है तुक्का लगाना। अगर कोई बच्चा तुक्का लगाकर, जैसे मान लो कि वो तुक्का लगाकर माइनस मार्किंग हो रहा है, तो तुक्का लगाना तो पूरा बंद कर दे। अगर तुक्के के वजह से आ रही है माइनस मार्किंग, या तो तू तैयारी करना छोड़ दे। अगर तुझे तुक्के लगाने बेटा, साल भर बाद तुक्के लगा के आ जाना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई तुक्का नहीं लगाएगा। जो मेहनत करते हैं वो तुक्का नहीं लगाते, वो किस्मत पे भरोसा नहीं करते, वो मेहनत पे भरोसा करते हैं। फिर कह रहा हूं, दूसरी माइनस मार्किंग होती है कि हम श्योर होते हैं कुछ क्वेश्चन में, जैसे फिजिक्स में तो ठीक है, जैसे बायो हो गया। बायो में सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग इसलिए होती है कि दो ऑप्शन में हमें ऐसा नजर आता है कि इन दो में से एक सही है। बायो में कैलकुलेशन जैसा कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बायो में अगर आपके माइनस मार्किंग होती है तो वो सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है, बायो और केमिस्ट्री में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद दो ऑप्शन में डाउट है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको डाउटफुल लगते हैं कि साहब ये और ये, उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए, उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए। मैं सही बोल रहा हूं, मैं बायो नहीं पढ़ा था फिर भी बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए। जब भी लगे कि आप 100% श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है, 100% अगर आप श्योर नहीं है, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, छोड़ के आ जा। जब तक ये पूरा दिल गवाही नहीं दे देता तब तक तुझे उसके पास जाना ही नहीं है। ये बात सिर्फ सब्जेक्ट की नहीं हो रही है, ये उसकी भी हो रही है, तो छोड़ देना है। तब तक अटेंड ना करें, अटेंड ना करें, ना करें। ये बात है थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। थ्योरी में बायो हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में माइनस मार्किंग का सबसे बड़ा रोल, फिजिक्स में भी ये है, ऐसा नहीं है, फिजिक्स में भी ऐसा है। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं बेटा, कुछ क्वेश्चन में 100% लगने के बाद अभी आप कर दोगे ना और माइनस हो जाता है। हां, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर जो ऑप्शन बनाता है, एग्जामिनर जब ऑप्शन बनाता है तो पहला ऑप्शन ऐसा बना देता है जो गलत होता है और आपका आंसर वो गलत आ रहा होता है। जो आपका आंसर आता है फिजिक्स में जनरली ऐसा बहुत बार होगा कि जो आपका आंसर आता है वही ऑप्शन में मिलेगा और वो गलत होगा, वो गलत होगा। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को 2 बार चेक करें, 2 बार चेक करें। अब सर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हम कैसे कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान से सुन। अब ध्यान से सुन, आज वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटजी से बच्चा अगर 300 पार नहीं जा रहा है, क्या अगर आप 300 पार भी नहीं पहुंच रहे हो बेटा, तो आप आराम से 300 पार कर जाओगे अगले टेस्ट में। 300 पार भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, जो बहुत परेशान है। पेपर अटेंड करने का तरीका बताता हूं, फिर कह रहा हूं। पहला पॉइंट नोट कर लेना चाहे तो, और अगली बार से पेपर ऐसे ही अटेंड करेगा।
जो सब्जेक्ट आपको सबसे आसान लगता है, जो सब्जेक्ट सबसे आसान है, सबसे आसान लगता है, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेगा, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेगा जो सब्जेक्ट तेरे को आसान लगता है, चाहे फिजिक्स लगे, बायो लगे या केमिस्ट्री लगे, सबसे पहले उसको अटेंड करेगा और 3 राउंड में पेपर सोल्व करेगा। ये राउंड 1 है। राउंड 1 उस सब्जेक्ट के सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, जैसे मान लो कि साहब मैंने ये पेपर उठाया, ध्यान से सुनिएगा, अब सबसे आसान कैसे, मैंने ये पेपर उठाया और इस पेपर का ये एक्सरसाइज निकाल ली कोई भी, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, सबसे आसान कैसे पता चलेगा, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा बिना पेन चलाए मात्र 5 सेकंड में, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हर पेपर के अंदर हर सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर मात्र 5 सेकंड में आप कर दोगे। अगर 5 सेकंड में डायरेक्ट टिक करने वाले, सबसे आसान डायरेक्ट टिक करने वाले, डायरेक्ट टिक करने वाले, डायरेक्ट टिक करने वाले, पहला पढ़ा टिक नहीं हुआ आगे बढ़ गया, दूसरा पढ़ा टिक नहीं हुआ आगे बढ़ गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा हो गया, सातवां हो गया, टिक टिक करके। अगर आपने मान लो फिजिक्स चुना और फिजिक्स के मान लो कि पहले 5 मिनट में, पहले 5 मिनट में तो 50 क्वेश्चन पढ़ सकता है क्या? क्या तू पहले 5 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ तो सकता है जिनसे तुझे लग जाएगा कि साहब ये क्वेश्चन तेरे से होगा कि नहीं होगा? लग जाएगा। तो आप क्या करें, पहले 5 मिनट में अगर मान लो आपने 5 क्वेश्चन कर दिए, कैसे करते हुए? पढ़ते हुए। तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आसान कौन और डिफिकल्ट कौन। 5 क्वेश्चन करते बेटा तेरे 20 मार्क्स पक्के हो गए। फिर तूने बायो को उठाया, अब बायो में तो क्या करेगा, बायो में पढ़ेगा तो 5 मिनट नहीं तो 20 मिनट ले ले, 20 मिनट में तो हो सकता है 40 क्वेश्चन भी कर दे और तुझे पता भी चल जाए। अगर सबसे पहले आप बायो उठाओगे ना, बायो आसान होता है आपके लिए, जिनके लिए होता है वो अच्छी बात है, नहीं होता तो अच्छी बात है, होता है तब भी अच्छी बात है। बायो के 20 मिनट में आप 40 क्वेश्चन कर सकते हो, टिक करने वाले, आराम से 40 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है जो मेहनत करके जाता है। अगर आपने 40 क्वेश्चन कर दिए तो 20 मिनट ये, हाँ, और 25 मिनट में आपने 45 क्वेश्चन कर दिए। केमिस्ट्री के अंदर भी क्या करिए, 10 से 20 मिनट लगाइए, 10 से 10 मिनट लगा दो आप, मोटा मोटा लेते हैं 10 मिनट, केमिस्ट्री में 10 मिनट लगाए, 5 क्वेश्चन इसके कर दिए। अगर आप 50 क्वेश्चन कर दिए किसमें, 55, 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में आपने अगर 50 क्वेश्चन कर दिए तीनों सब्जेक्ट के, तो 50 इंटू 40, 200 नंबर तो तेरे ऐसे ही हो रहे हैं गधे। क्यों परेशान है? 200 मार्क्स तो तेरे ऐसे ही हो रहे हैं। अब जो 2 घंटे बचेंगे ना, उसमें तुझे पेन चलाना है। और ये चीजें सीखनी पड़ेगी इन टेस्टों से। इन टेस्ट को ऐसे मत दीजिए कि सर हम तो क्या कर रहे हैं मार्क्स ज्यादा लाने, अबे तरीका सीखना है। एक बहुत अच्छा बच्चा जिसको सब कुछ आते हुए भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उसको पेपर अटेंड करना नहीं आता था, समय नहीं बचता था उसके पास। स्टार्टिंग में आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ढूंढ पाओगे ना, सिलेक्शन डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आसान क्वेश्चन ढूंढने से। आपको सेलेक्ट कराने वाले क्वेश्चन भर भर के होते हैं पेपर के अंदर, बस शर्त है कि आप उनको पहचान पाओ। इस दुनिया में सबके लिए ऊपर वाले ने किसी न किसी को तो बनाया है, मानता है ये बात? अरे मानता है ना? तो तेरे लिए भी क्वेश्चन बनाए हैं पेपर में, बस शर्त है कि कौन उसको पहले ढूंढ पाता है। खेल समय का है पूरा। पहले 1 घंटे में तो 50 क्वेश्चन कर गया, तेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहां होगा भाई।
उसके बाद जो क्वेश्चन तुझे डिफिकल्ट लग रहे होंगे ना, तुझे इस बात का साला 50 क्वेश्चन कर दिया है, और 50 क्वेश्चन करने के बाद जब तो इस कॉन्फिडेंस में खेल रहा होगा ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उड़ा जाएगा। सेकंड राउंड में खेला कर और पेन चला, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फॉर्मूला लगाते ही हो जाए, क्वेश्चन में उलझना नहीं है, एक क्वेश्चन आसान है, हो सकता है उस टाइम तुम पे काम नहीं करे, ये वाला भेजा, आसान क्वेश्चन नहीं हुआ, उलझना नहीं है ज्यादा, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा उस पर उलझना नहीं, आगे बढ़ जाओ। नहीं हुआ कोई बात नहीं, ईगो पे नहीं जाना, इतना आसान था मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ भाई। खेल यही है दोस्त कि यहां तुझे अपना सिलेक्शन चाहिए तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा खुद से। फॉर्मूला बेस में आपसे कह रहा हूं ना कि आप फॉर्मूला लगाना भी अगर आपको आता है और फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन भी आप करके आ जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये जो गधों की तरह तुम फंसे रहते हो 100-200 की रेंज में, बेटा 400 से 500 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं नीट के पेपर में 400 से 500 के बीच में नंबर लाना है ना, पहली बात तो ये पूरा का पूरा आपका जो आपने डर बना रखा है इसको निकाल दे कि साहब हमारे तो मार्क्स आते ही नहीं है, ये फेंक दे बाहर और पेपर तरीके से अटेंड कर। 400 से 500 मार्क्स कोई बड़ी बात है ही नहीं, इस कैटेगरी में तो कोई भी खेल सकता है जो टीचर्स के नोट्स पढ़ता हो, सिर्फ क्या पढ़ता हो, नोट्स पढ़ता हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स के ही करता हो, डीपीपी कर लेता होगा वो, इसमें तो कोई भी खेल सकता है। कंपटीशन तो इसके आगे है दोस्त, 500 से 700 के बीच में। मैं कह रहा हूं ना 500 तक का स्कोर अगर कोई कर रहा है ना क्लास में, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद तुझे फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, फिर तेरा कंपटीशन यहां से स्टार्ट होगा। सर हम तो 100-200 में फंसे हुए हैं, अबे तुम पढ़ते ही नहीं हो इसलिए फंसे हुए हो। अपने आसपास का एनवायरनमेंट खोल के देख कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, कभी खुद से भी बात कर लिया करो। जिन लोगों के साथ मार्क्स अगर 100-200 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, अब दुनिया में तकलीफ ये है कि वो अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहे हैं, वो किस पर काम कर रहे हैं, साला फिजिक्स में मार्क्स कम आया है, हमारा गलती नहीं है, मास्टर खराब पढ़ाता है। केमिस्ट्री में मार्क्स कम आए हैं या केमिस्ट्री में ज्यादा है, अरे उसने क्या मेंटलिटी बना ली है। मैं सच्चाई बताता हूं भाई, 10 साल हो गए, हजारों लाखों बच्चों से मिला हूं, मेंटलिटी क्या पाल लिया है, फिजिक्स वाला खराब पढ़ाता है, केमिस्ट्री वाला अच्छा पढ़ाता है, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। अबे तेरे मार्क्स कम या ज्यादा आने से मास्टर का कोई लेना देना नहीं है, तू समझ ही नहीं पा रहा है इस बात को। बायो में मार्क्स कम आए, फिजिक्स में ज्यादा आए, फिजिक्स वाले सर तो मस्त पढ़ाते हैं, बायो वाला खराब पढ़ाता है। तेरे मार्क्स कम ज्यादा आने का कोई लेना देना ही नहीं है टीचर से भाई। इसकी जगह तू ये सोचता ना कि कम क्यों आ रहे हैं गधेड़े, तेरे अंदर कहां कमी रह गई थी, तेरे मार्क्स कम या ज्यादा आना तेरे ऊपर डिपेंड करता है। खुद की कमियों पे काम करना स्टार्ट कर, तब मार्क्स बढ़ेंगे। इंसान की फितरत है कि साहब दूसरों की कमियां देख रहा है, देखता रहे जीवन भर देख, फिर क्या करेगा, साल भर तो निकल जाएगा, साल भर निकल जाएगा, फिर किसकी कमियां देखेगा भाई, तेरा मेरा या तेरा किसी और टीचर के साथ साथ कितने दिन का है, साल भर का है। साल भर अगर तू किसी की कमियां निकालता रहेगा, ये हार्ड कोर सच्चाई है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर क्लास में 200 बच्चे हैं ना, और 200 में 50 जने जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं,
या 150 जने जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, इन 150 में से मैं आपको लिख के दे देता हूं कि 100 बच्चे सिर्फ इस बात पे काम कर रहे हैं, किस पर? कि पढ़ाने वाला खराब है, पढ़ाने वाला खराब है। वो ये नहीं देख रहा कि साहब मैंने तो चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। 100 बच्चों ने सिर्फ क्या देखा? पढ़ाने वाला खराब है। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी कमियों पे काम करिए। कल से हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। बात करनी थी मुझे आपके छोटे छोटे जितने भी डाउट थे, पेपर कैसे अटेंड करते हो, मेहनत कैसे करते हो, आज से ही वापस लग जाना। अगर अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्लास डेली अटेंड करिए, क्लास नोट्स के क्वेश्चन ढंग से करिए, चीजों को याद करिए, अपनी कमियों पर काम करिए। आपको लगता है कि आपको घटक भी निकालने नहीं आते हैं, घटक निकालने नहीं आ रहे, साइन 30 का मान आपको नहीं आ रहा, अपनी कमियों को देखे भाई, घटक निकालने नहीं आ रहे, साइन 30 का मान आपको नहीं आ रहा है, आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा 1/2 प्लस 1/4, आपको रूट में वैल्यू लिखनी नहीं आ रही, रूट 100 की 10 होता है, मैंने कहा रूट 101 कितना होता है, यहां अटक गया है। इन पर काम करिए भाई, 100 का 10 होता है, 101 का भी 10 ही होता है, लिख दे, क्या ही फर्क पड़ता है। इन पर काम करिए भाई। आपको लगता है कि साहब आपको 2 का क्यूब निकालना नहीं आ रहा, इस पे काम कर भाई। आपको एक्स स्क्वायर का अवकलन नहीं आ रहा है भैया, इन पर काम करिए भाई, इन पर काम करिए। ये मत, आपके लिए बोल रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि एक्स स्क्वायर का सर आपने 2x कैसे। क्लास में 90% बच्चा क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर का अवकलन मास्टर ने डायरेक्ट लिख दिया है 2x, गधों की तरफ पूछ रहा है, मास्टर ने नहीं बताया, मेंटलिटी बना दी है, इसको पढ़ाना नहीं आता। अरे तू गधा है। 90% बच्चा जो है ना, अगर उसको ये बात अगर नहीं पता चल रही अभी भी ड्रॉपर बेच में होते हुए कि एक्स स्क्वायर का 2x क्यों लिखा है, और ये मेंटलिटी बना के बेटा है कि मास्टर तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है, कैलकुलेशन नहीं बताता है, कैलकुलेशन नहीं बता रहा है, अगर बता रहा है तो तेरा नुकसान होगा। ये बात तुझे लास्ट में समझ आएगी, अभी नहीं आएगी। ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं। मैं हर चीज कराता हूं चलूंगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगूंगा, अरे सर तो हमें 1/2 प्लस 1/3 भी बताते और बताया भी है, ऐसी बात नहीं है। पर अब मैं चाहता हूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर रही है तो ये बातें आपको अब समझनी पड़ेगी कि अगर मैंने इसको क्या लिख दिया है, इसको मैंने 5/6 लिख दिया है, तो तुझे खुद से समझ आना चाहिए कि साहब 5/6 कैसे लिखा है आपने। अब तुझे गधों की तरह ये नहीं करना है कि सर ये देखो इसका एलसीएम लिया 6, इधर 3 प्लस ये 2, अगर ये करके मैं बताता रहूंगा, मैं बता दूंगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कितना सा टाइम जाएगा भाई। पर तेरी आदत डल जाएगी, फिर तेरा समय बढ़ जाएगा सोचने का। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी भी तेरे अंदर कमियां है ना, छोटी छोटी कमियां, उनको एक्सेप्ट कर। पहली बात, अगर तुझे सच में कुछ करना है जीवन में, डॉक्टर बनना ना बनना अलग बात है, भी फ्रिक्वेंटली बात करते हैं एकदम। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है मेरे दोस्त, हम सिलेक्शन के लिए जी जान लगाएंगे, पर सही डायरेक्शन में लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे, वो जरूरी है, वो जरूरी है भाई। जो बच्चे कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैक्सिमम बच्चा क्या कर रहा है, इसी बात से परेशान है, सर ये कैसे हो गया, फिर उसको मेंटलिटी बना लेता है मास्टर ना भाई, ऐसे नहीं है ये दुनिया, ऐसी है ना भाई, ये किसी का इंतजार नहीं करती है दोस्त। तेरे जीवन के हर मोड़ पे तुझे तेरी उंगली पकड़ के चलाने वाला कोई साथ नहीं होगा तेरे, ना मैं होऊंगा उस दौर पे, ना तेरे पेरेंट्स होंगे हर टाइम तेरे साथ। तुझे खुद को कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त अगर सहारा ढूंढेगा
गर्लफ्रेंड का सहारा मिल गया, छोड़ के चली गई, रो रहा है गधों की तरह। भाई क्या है, समय के साथ इंसान की जरूरतें और इंसान सब बदलता है इस दुनिया में, सब बदलता है। जो आज तेरा इतना करीब है, हो सकता है कि आज के कुछ समय के बाद वो तेरे से बहुत दूर रहे। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। तो खुद के ऊपर काम करिए, सिलेक्शन चाहिए यहां। या हम किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं आए हैं, चैट में या ऑनलाइन में 2 GB का डाटा खत्म करने नहीं आए हैं यहां पर। जो भी आपको डाटा मिलता है, मुझे नहीं पता कितना डाटा है आपके पास, जो भी है, इंटरनेट खत्म करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। सुबह उठते ही इंटरनेट चलाया, बंद कर दिया है, साल भर बर्बाद कर लिया है। मेहनत करिए खुद पर। पेपर को वापस से देखिए, जहां जहां गलतियां हुई थी एनालिसिस कर दिया है, उन पर काम करिए, उनको रिवाइज करिए। और सिर्फ फिजिक्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।